हाय दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिनलैंड के फ्री वर्क वीजा की। इसको अप्लाई करने के लिए ना तो आपको लैंग्वेज की जरूरत है यानी कि आइट्स की कोई जरूरत नहीं है, और इसी तरह से आपको एक्स्ट्रा क्वालिफाइड होने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी एजुकेशन प्राइमरी भी है तब भी आप इस वीजा को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किस ट्रेड में अप्लाई करना है, यानी कि किस किस शोबा में अप्लाई करना है जहां पे वीजा रेशो मैक्सिमम हो, तो ये सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि फिनलैंड में एवरेज सैलरी कितनी रहती है। यहाँ पे सैलरी 2000 यूरो से लेके 6000 यूरो तक एवरेज सैलरी रहती है। दोस्तों, इनिशियली तो ये वीजा 1 ईयर के लिए मिलता है, जो कि बाद में आप एक्सटेंड करवा सकते हैं अप टू 4 इयर्स। ये डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर पे। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको फर्दर एक्सटेंशन दे देता है तो आप 5 ईयर के बाद परमानेंट रेजिडेंसी भी अप्लाई कर सकते हैं। बीइंग ए वर्क परमिट होल्डर आपको बहुत से बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं, जैसा कि आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, आपको सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, इसी तरह से बच्चों की एजुकेशन फ्री हो जाती है, नो मैटर कि आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिली है या नहीं। एज लॉन्ग एज आप वर्क परमिट होल्डर हैं तो आपको तमाम सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं। क्योंकि मैं स्वीडन में रहता हूं और स्वीडन और फिनलैंड का कल्चर ऑलमोस्ट सेम है। गाइस, अब बात करते हैं कि क्या हम विजिट वीजा या टूरिस्ट वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट करवा सकते हैं। जी हाँ, तो ये पॉसिबल है कि आप फिनलैंड में रहकर अपने विजिट वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट करवा लें। ये डिपेंड करता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको वर्क वीजा दे रहा है या नहीं। अब बात करते हैं फिनलैंड से रिलेटेड। फिनलैंड नॉर्डिक कंट्रीज का एक बहुत अहम रुकन है, जिसमें नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ईसलैंड शामिल हैं। और फिनलैंड की जो करेंसी है वो यूरो है। ये थोड़ा सा हटके है दूसरे नॉर्डिक कंट्रीज से, जैसे कि नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन में जो करेंसी है वो उनकी अपने क्रोनर्स हैं, लेकिन यहाँ पे यूरो है। और साथ ही साथ ये शेंजन एरिया में आता है, यानी कि आपको अगर यहाँ का वीजा मिल जाता है तो आप 27 यूरोपियन कंट्रीज में विदाउट वीजा आप घूम सकते हैं, वहां पे जाके 90 डेज तक रह सकते हैं। साथ साथ अगर आपको यहाँ की नेशनैलिटी या परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है तो आपके लिए यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाना बहुत आसान हो जाता है। गाइस, एक और फैक्ट है फिनलैंड से रिलेटेड। फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्रीज की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पे है और पिछले 6 साल से इस पोजीशन को रिटेन किए हुए है। इसका मतलब है कि यहाँ की इकोनॉमी स्ट्रांग है, लोगों को रोजगार मिलता है, लोग खुश हैं। इसी वजह से ये पिछले 6 साल से कंटिन्यूअसली नंबर 1 पोजीशन पे कायम है। दोस्तों, फिनलैंड में फिनिश बोली जाती है, स्वीडिश बोली जाती है और साथ ही साथ इंग्लिश बहुत कॉमनली बोली जाती है। इसीलिए अगर आपको बेसिक इंग्लिश का नॉलेज है तो आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये भी एक एडवांटेज है फिनलैंड जाने में। गाइस, फिनलैंड का वेदर बहुत अच्छा है। यहाँ पे नॉर्मली सर्द रहता है तो आपको विंटर स्पोर्ट्स खेलने को मिलती हैं, लाइक स्कीइंग, आइस स्केटिंग, आइस हॉकी। इसी तरह से समर और जो स्प्रिंग का सीजन है वो बहुत खूबसूरत होता है। यहाँ पे बहुत सारी लेक्स हैं तो आप नेचर को यहाँ पे बहुत करीब होके देखते हैं और एंजॉय करते हैं। गाइस, अब हम बात करते हैं कि हम फिनलैंड के वर्क वीजा को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से जॉब पोर्टल्स अवेलेबल हैं, किन किन ट्रेड्स में जॉब्स अवेलेबल हैं जिनकी डिमांड ज्यादा है और जहां पे आपको वर्क वीजा मिलने के चांसेस ज्यादा हायर हैं। और इसी तरह से हम बात करते हैं कि क्या विजिटर वीजा या टूरिस्ट वीजा को वर्क परमिट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कैसे हम अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफरेंट जॉब पोर्टल्स दे दूंगा। वहां पे आप उनकी वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। और एप्लीकेशन सबमिट करवाते हुए इस बात का ख्याल रखें कि आपके पास एक अच्छा सीवी बना होना चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, और साथ साथ कवर लेटर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होता है और आपको उस कंपटीशन में compete करके अपने आप को साबित करना होता है कि आपकी स्किल्स दूसरों से बेहतर हैं। अब बात करते हैं कि किन ट्रेड्स में आपको अप्लाई करना चाहिए या कौन-कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जहां पे डिमांड्स हायर हैं और आपके वीजा मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में। हेल्थ केयर सेक्टर में नर्सेज आ जाती हैं, डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, डाइटिशियंस हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इसी तरह से
नर्सिंग असिस्टेंट हैं, तो ये लोग जो हैं ये हाईली डिमांड होते हैं। दोस्तों हेल्थ सेक्टर में डिमांड ज़्यादा है और यहाँ पे वीज़ा मिलने के चांसेस भी बहुत हायर होते हैं। इसीलिए यहाँ की जो वेजेस हैं वो दूसरे शोबों से हायर साइड पे होती हैं। नॉर्मल पर आवर वेज जो है वो फिनलैंड में वो 7 यूरो से लेके 15 यूरो है। लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर में आपको 15 यूरो से लेके 25 यूरो पर आवर मिलता है। दोस्तों ये वेजेस हायर साइड पे भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं। क्या आप नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं या एक जनरल प्रैक्टिशनर हैं? एक जनरल प्रैक्टिशनर की जो एवरेज सैलरी है वो 7,500 यूरो से लेके 9,500 यूरो तक हो सकती है। इससे ऊपर भी जा सकती है, ये मैं ऑन एन एवरेज सैलरी बता रहा हूँ। गाइस दूसरे नंबर पे बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन वर्कर की यहाँ पे हर वक्त जरूरत होती है। मैं चूंकि स्वीडन में रहता हूँ तो फिनलैंड और स्वीडन में कंस्ट्रक्शन हर वक्त कंटिन्यू रहती है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की अशद जरूरत होती है। और कंस्ट्रक्शन के शोबा में प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियंस, कारपेंटर, वेल्डर, टाइल फिटर्स की जरूरत होती है। एक चीज का मद्देनजर रखिएगा कि अगर आपने इस सेक्टर में अप्लाई करना है तो या तो आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए या फिर आपके पास 3 से 6 माह का डिप्लोमा होना चाहिए जो ये श्योर कर रहा हो कि आप इस सेक्टर में एक्सपर्टीज रखते हैं और आपको जॉब दी जाए। गाइस तीसरे नंबर पे आती है सुपरमार्केट जॉब्स। इसमें कैशियर हो सकते हैं, सेल्स एसोसिएट हो सकते हैं, पैकेजर हो सकते हैं, टीम मेंबर्स हैं, टीम लीडर्स हैं, ओवरनाइट स्टॉकर्स हैं, प्रोडक्शन वर्कर्स हैं, स्टोर एसोसिएट्स हैं, कार्ट पुशर्स हैं। गाइस सुपरमार्केट जॉब में जो एवरेज सैलरी रहती है वो 2400 यूरो से लेके 2800 यूरो तक रहती है। चौथे नंबर पे बात करते हैं प्रोफेशनल ड्राइवर्स की। इसमें टैक्सी ड्राइवर्स हैं, बस ड्राइवर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं। टैक्सी ड्राइवर्स, बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर के लिए तो लाइसेंस होना बहुत जरूरी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, जिससे ये एक्सेप्ट कर लें। और यहाँ पे एक और जॉब भी है, फूड डिलीवरी राइडर्स होते हैं, तो उसके लिए तो नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस चल जाता है, तो आप इस सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ड्राइविंग के सेक्टर में जो एवरेज सैलरी रहती है वो 2300 यूरो से लेके 3500 यूरो तक रहती है। एक और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि सीजनल होती है। यहाँ पे फ्रूट पिकर्स या बेरी पिकिंग की जॉब बहुत कॉमन है। यहाँ पे चूंकि माउंटेन एरिया है, यहाँ पे लश ग्रीन एरिया होता है समर में, तो ये जॉब पीक पे होती हैं। इनको बहुत अशद ज़रूरत होती है, तो इस सेक्टर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि आप प्राइमरी पास हैं, आपको जस्ट बेसिक इंग्लिश नॉलेज है, तो आप इस सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सेल्स एसोसिएट्स की। तो ऑलमोस्ट हर शोबे में सेल्स एसोसिएट्स की ज़रूरत होती है, चाहे वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, सुपरमार्केट्स हैं। तो आप इस शोबे में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी सैलरीज जो हैं वो हायर साइड पे हो सकती हैं। एक और बहुत बड़ा सेक्टर है यहाँ पे टीचिंग का, तो यहाँ पे टीचर्स की बहुत अशद ज़रूरत होती है। प्री स्कूल टीचर्स हो सकते हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर्स हो सकते हैं। तो अगर आप अपने होम कंट्री में एज ए टीचर काम कर रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो आप यहाँ पे आके एज ए टीचर जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे डे केयर सेंटर्स भी होते हैं, तो आप डे केयर सेंटर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे उनको अटेंडेंट की ज़रूरत होती है, एक नैनी की ज़रूरत होती है जो कि बच्चों को हैंडल कर सके, तो वो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छी हैंडसम अमाउंट आपको मिल जाती है। दोस्तों टीचिंग के शोबों में आप एक हैंडसम अमाउंट अर्न करते हैं। ये 2000 यूरो से लेके 5500 यूरो तक होती है। दोस्तों हाउसकीपिंग सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पे, होटल्स में, यानी कि क्लीनर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे। तो आप इस सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्राइवेट एजेंसीज होती हैं, बहुत ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज होती हैं जिनको स्टाफ रिक्वायर्ड होता है और वो ढूंढ रहे होते हैं, तो आप इस सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सैलरी रहती है वो 2000 यूरो से लेके 2500 यूरो तक होती है। दोस्तों फिनलैंड अप्लाई करने के लिए वीजा फीस वेरी करती है। इट डिपेंड्स कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। ये मिनिमम 95 यूरो से लेके मैक्सिमम 470 यूरो के दरमियान रहेगी।
गाइस अब बात करते हैं कि टेक होम कितना है। हमने प्रोफेशंस की बात कर ली, जॉब्स इन डिमांड बात कर ली। आप टेक होम कितना करेंगे आफ्टर टैक्स? तो टैक्स जो है वो 24% से लेके 36% तक रहता है। इसके लिए भी मैं जो कैलकुलेटर है, टैक्स कैलकुलेटर, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप अपनी सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं आफ्टर टैक्स। गाइस टैक्स कैलकुलेशन के साथ साथ एक और कैलकुलेशन है, वो है लिविंग कॉस्ट, जिसके बारे में कोई आपको नहीं बताएगा। मैं जो कि ऑलरेडी एक नॉर्डिक कंट्री में या स्कैंडिनेवियन कंट्री जो कि स्वीडन है उसमें रहता हूं, तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया है कि एक सिंगल पर्सन की लिविंग कॉस्ट कितनी हो सकती है। ये 500 यूरो से लेके 600 यूरो तक रहती है। तो आप अपनी कैलकुलेशन का हिस्सा इसे जरूर बनाइएगा, ताकि आपको एक प्रॉपर टेक होम का पता चल जाए कि आपका टेक होम क्या रहेगा। गाइस आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।